आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज है 28 जनवरी। आज तक रेडियो है ये और शाम का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर आप सुन रहे हैं। मैं हूं कुलदीप मिश्र। किसानों का प्रदर्शन हटाए जाने की सुगबुगाहटें हैं। गाजीपुर से किसानों को हटाने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस बल अतिरिक्त पहुंच गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि वो अपनी तरफ से गिरफ्तारी नहीं देने जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार का रुख, रुझान क्या होगा, इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने फिर से पाला है नेशनल होने का सपना। आने वाले 2 साल में 6 राज्यों के चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ने जा रही है, लेकिन पार्टी के लिए 2014 से कितने अलग हैं हालात, इसे समझेंगे। और सुनिएगा किससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो औपचारिक अनौपचारिक बातें पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से कहीं उनके कार्यकाल में, वो सब अंसारी साहब ने किताब में लिख दी हैं। मोदी कैसे उनसे बात करते थे, क्या बात करते थे, और कुछ ऐसे किस्से भी जो विवाद का रूप ले सकते हैं। और आखिर में बात होगी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, हमारा घरेलू T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट जिसमें 4 सेमीफाइनल टीमें तय हो गई हैं और कौन से सितारे हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जो चमक रहे हैं। लेकिन पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मुलाकात की। दिल्ली हिंसा में कई जवान घायल हुए थे, उनमें से कुछ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। बजट सत्र की शुरुआत कल यानी 29 जनवरी से हो रही है। सत्र से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, अकाली दल समेत 16 पार्टियां नए कृषि कानून के मसले पर बहिष्कार करेंगी। कृषि कानून पर चल रहे विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य 29 जनवरी यानी कल किसानों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 8 राज्यों के 10 किसान संगठनों से बातचीत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया है कि अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो उतरेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में गठबंधन को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच खबर है कि 193 सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब और यूएई को हथियार बेचने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। दरअसल ट्रंप के कार्यकाल के दौरान आधुनिक हथियार बेचने के लिए हुए अरबों डॉलर के समझौते को मंजूरी दी गई थी। और अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल के रेवेन्यू में कोरोना महामारी के बावजूद 111.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी के इस रेवेन्यू में नए आईफोन मॉडल्स का भी बड़ा योगदान है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े के बीच अब पुलिस की भारी मौजूदगी नजर आ रही है। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, इन दोनों जगहों पर पुलिस की नई टुकड़ियां भेजी गई हैं, जिन्हें देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या किसानों को वहां से हटाने की तैयारी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो गिरफ्तारी देने नहीं जा रहे, प्रशासन चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। उन्होंने मांग की है कि लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने वाले दीप सिंधु की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाएं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच की जाए। उन्होंने आज ये भी कहा किसानों को संबोधित करते हुए कि किसानों को 26 जनवरी के दिन चक्रव्यूह में फंसाया गया। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या साजिश खुल गई। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं, अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर शिवेंद्र श्रीवास्तव से।
तमाम बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो आए हुए हैं। अब आगे क्या रुख होगा ये तो अभी बीतते वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ माहौल बन रहा है उससे एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद जो गाजीपुर के डीएम हैं उन्होंने साफ कर दिया कि धरना स्थल को खाली कराया जाए। उसके लिए जो है फोर्स पहले मार्च कर चुकी थी और अब यहाँ पर मौजूद है। ऐसा ही कुछ अब यहाँ पर थोड़ी देर में होने वाला है और यहाँ पर जो तमाम किसान आंदोलन करने के लिए आए थे वो भी इकट्ठा है। हालांकि कुछ लोगों ने अपना सामान समेटना शुरू किया है, लेकिन ज्यादातर किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें से यही इसी धरना स्थल पर इकट्ठा हैं और वो सुन रहे हैं कि आखिरकार राकेश टिकैत आखिर क्या फैसला लेते हैं। जो सिचुएशन है वो काफी तनावपूर्ण है और उस तनावपूर्ण माहौल में अधिकारी लोग नेताओं से बात करके ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका समाधान किस तरीके से निकाला जाए। लेकिन एक बात तय है कि 26 जनवरी को हुई घटना के बाद जो किसान आंदोलन था उसका जो रुख है वो बहुत दूसरे डायरेक्शन में चला गया है और अब वो उतनी प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं आगे चल सकता, ये तय है। इसीलिए कुछ धड़ों से, कुछ बॉर्डर से आंदोलन करने वाले किसानों को हटाया जा चुका है और अब यहाँ जो गाजीपुर जो बड़ा सेंटर है इन लोगों के धरना स्थल का, वहाँ पर तमाम आला अधिकारी और किसान नेता मौजूद हैं। आखिरकार इसमें अब क्या आगे कदम होगा ये देखना होगा, लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, उसका क्या रुख रहता है यह भी अभी पता चलेगा, क्योंकि जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो अपनी बात कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार ने जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने साफ कर दिया है कि अब इस आंदोलन को नहीं आगे चलने दिया जाएगा। किसानों के नेता 26 जनवरी की घटना के बाद से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज में भी, भाषा में भी। तो इस सरकार विरोधी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए विपक्ष सक्रिय हुआ। 16 विपक्षी पार्टियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट आज दिया और ये कहा कि वो बजट सत्र से पहले 29 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार करेंगे। विपक्ष ने फार्म एक्ट्स को, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई और ये कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में हैं और वहां उन्होंने कहा कि देश का हर किसान अगर इन कानूनों की बारीकियां समझता तो पूरे देश में इस वक्त आंदोलन हो रहा होता। Do not actually understand the details of the bill. Because if they did, there would be an agitation all across the country. The country would be on fire. द कंट्री वुड बी ऑन फायर, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। गीता गोपीनाथ हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिस्ट। उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। सीधे समर्थन वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया, पर यह कहा उन्होंने कि ये कानून भारत में किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। पर यह भी कहा साथ में कि जो वल्नरेबल किसान हैं, जो कमज़ोर किसान हैं, उनको इससे नुकसान ना हो, इसके लिए एक किस्म की सोशल सेफ्टी की ज़रूरत है जो सरकार को उन्हें देनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक गारंटी देनी चाहिए कि अगर आपका नुकसान हो गया तो सरकार आपकी मदद के लिए आपके पीछे खड़ी है। तो ये कानून किसानों का फ़ायदा करेंगे या नुकसान करेंगे, ये डिबेट अपनी जगह बनी हुई है। अब तक सिर्फ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ भी आज प्रदर्शन हुए। जैसी खबरें हैं, करीब 100 स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पहुंची और उन्होंने वहां नारेबाजी की। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे या नहीं, ये भी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन किसान प्रदर्शन इस समय अपने भविष्य की, अपने वजूद की, उस पर आए संकट की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान नेताओं पर FIR हो चुकी है, लुकआउट नोटिस जारी हो चुके हैं, वहाँ पुलिस पहुँच चुकी है बाहरी मौजूदगी में। एक दाग इन प्रदर्शनों पर एक लग चुका है। तो अब बात हो रही है कि किसानों और सरकारों के बीच बातचीत के जो कई दौर चले, उसका भविष्य अब क्या होगा। क्या 26 जनवरी की घटना ने किसान नेताओं के नेगोशिएट करने की शक्ति को कम कर दिया है और क्या इसका फ़ायदा सरकार उठा लेगी? क्या है सरकार की रणनीति, अब आगे क्या हो सकता है, इस पूरे आंदोलन का भविष्य क्या हो सकता है? हमने बात की आज तक के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, जिन अराजक तत्वों ने 26 जनवरी के दिन सभी बॉर्डर पे, दिल्ली के अंदर, ITO, लाल किले पे जिस तरह के हादसों को अंजाम दिया, उसके कारण जो किसान आंदोलन था उसकी छवि खराब होगी, उसकी छवि, पब्लिक परसेप्शन खराब हुआ। अभी तक अगर आप देखिए तो सरकार का रवैया जो था, वो सरकार बातचीत कर रही थी, एक दौर, कई दौर, 10 दौर, 11 दौर की बातचीत हुई और सरकार नेगोशिएशन टेबल से नहीं हट रही थी, क्योंकि वो किसी भी तरह का बल इस्तेमाल करके किसानों को नहीं हटाना चाहती, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा समुदाय है और सरकार किसान विरोधी होने की किसी भी तरह से वो लेबल नहीं चाहती थी। लेकिन जिस तरह की गतिविधि उस दिन हुई, उसके कारण से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में दरार पड़ी, नेता और तमाम यूनियनें जो उन गुटों में दरार पड़ी
और कई जगह पे जैसे मथुरा और कई जगह पे, तमाम जगह पे किसान इस पूरी बदनामी को लेते हुए अपना आंदोलन प्रशासन से बातचीत करके पीछे भी हट गए। इसका इशारा सिर्फ बिल्कुल साफ है। देखिए क्या हुआ है कि जिस तरह से ये वारदात हुई उसमें किसान नेताओं ने ये कह दिया कि हमारा कोई दारोमदार नहीं है, जो लोगों ने बदअमनी फैलाई या उपद्रव किया वो हमारे नहीं थे, यानी कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। इस कारण से अब एक दो चीजें कही जा सकती है। गाजीपुर में देखिए आज पुलिस उस जगह पहुंची है जहां पे पिछले 2 महीने से पुलिस नहीं पहुंची थी। पुलिस जिस तरह से रवैया, बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही है, उससे लग रहा है कि जल्द ही पुलिस की कोशिश होगी कि वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए। इसमें सबसे बड़ा हाथ ये भी है कि इस 26 जनवरी के हादसों के बाद बड़े नेता जैसे राकेश टिकैत वगैरह हैं, उनका सीधा एफआईआर में नाम है और केस में नाम दर्ज होने के कारण अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो आंदोलन बिना नेता के हो जाएगा। इसके कारण जो अफरा तफरी फैली है पूरे आंदोलन में, एक आंदोलन की आंच तेज कम होगी। दूसरा, जहां तक सरकार के साथ विमर्श चल रहा था कि किस तरह से फार्म बिल पे जो 3 फार्म कानून है इन पे आगे की क्या स्थिति बनेगी, इसमें भी सरकार का पक्ष मजबूत हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसानों की पूरी बैकिंग को लेकर के ही यूनियन सरकार से अपनी मनमानी करवा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। सरकार ने अमेंडमेंट गए, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। सरकार ने कहा 1.5 साल तक के लिए अगर बिल स्थगित कर दिए जाएं, वो नहीं माने। इसको देखते हुए जो परेशानी अब किसानों के लिए और यूनियंस के लिए है कि सरकार नेगोशिएशन के टेबल पर जब उनके साथ बैठेगी तब सरकार का पलड़ा भारी हो चुका है आज की तारीख में। तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, आंदोलन का भविष्य खतरे में है, और तीसरा सरकार के साथ फार्म बिल को लेकर के जो कृषि कानूनों को लेकर के जो बहस थी वो भी कमजोर पड़ती दिख रही है। ये थे आज तक के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब उस पार्टी की बात जो अरसे से चाह रही है कि दिल्ली और पंजाब के बाहर भी उसकी कुछ बुनियाद पड़े और वो कुछ अच्छा करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की आज नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी और ये तय हुआ उसमें कि 2 साल के बाद जितने विधानसभा चुनाव हैं देश में, आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने जाएगी। कुल 6 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और गोवा। तो पार्टी की उम्मीदें 2022 पर टिकी हैं क्योंकि वहीं से उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करने का रास्ता मिलेगा, ऐसी उनकी उम्मीद है। बाकी 2014 में क्या हुआ था वो तो हमने देखा ही है। तो अब धीरे धीरे और राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की ये कोशिश, केजरीवाल की कोशिश, ये कितनी प्रैक्टिकल है और क्या ये सही समय है पार्टी के लिए, क्या इसका फ़ायदा पार्टी को होगा, हमने इन सब सवालों के साथ बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति को समझते हैं, अक्सर उस पर लिखा करते हैं। आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ने गई, वहां जैसे गोवा में या जैसे हरियाणा, तो इन राज्यों में कोई ऐसी सफलता या ऐसी कोई बड़ी उसको सफलता या आधार नहीं बन पाया जिसके आधार पर कहा जा सके कि उसका कोई बड़ा जनाधार है। तो अब जो मैं देख पा रहा हूँ फिलहाल, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय पर इन्होंने तय किया था कि हम बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे अपना, और हम कोशिश करेंगे कि पहले दिल्ली में ही अपने आधार को मजबूत करें। लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आने वाले समय में जो कुछ चुनाव होंगे, जिसमें ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं, अब आपने जैसे हिमाचल है, या कह नहीं सकते बंगाल के बारे में, तो संभव है कि वो अब अपने जनाधार को फिर से एक बार, राजस्थान के बारे में भी रहा है, पर राजस्थान में तो चुनाव भी दूर हैं। गोवा में वो चुनाव लड़के आए हैं, लेकिन गोवा में उनको कोई बड़ी ऐसी सफलता नहीं मिली है। पर ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद वो थोड़ी गंभीरता के साथ उतरने की योजना बना रहे हैं। प्रमोद जी, आंदोलन से निकली है ये पार्टी,
2011 का जो अन्ना आंदोलन था, और उस पार्टी में उस वक्त कई चेहरे थे, लेकिन अब पूरी धुरी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर टिकी है और उनके नेतृत्व को ऐसा लगता है कि स्वीकार्यता भी मिल गई है। जो लोग उन्हें चैलेंज कर सकते थे वो अब पार्टी के बाहर हैं। क्या आपको लगता है कि केजरीवाल की जो छवि है दिल्ली के बाहर, उन्हें इसका कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, एक तो ये कि आम आदमी पार्टी का जो भी विचार रहा होगा 2013 में, तब से और अब तक 2-3 बातें स्पष्ट हुई हैं। पहली बात तो ये कि ये वैसी पार्टी नहीं है जैसी ये शुरू में अपनी झलक दे रही थी, यानी कि आंदोलनकारी पार्टी, यानी कि बदलाव करने वाली पार्टी, यानी कि एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत करने वाली पार्टी। तो जहां तक आप कह रहे हैं एक चेहरा, तो इस पार्टी के भीतर के जो अनेक चेहरे थे, आप गौर करें कि तमाम चेहरे, आप जिसका भी नाम लें, वो सब, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे आनंद कुमार हो, चाहे ये जो उसके पहले जो लोग हटे उनको छोड़ करके, कोई ऐसा नहीं है, कुमार विश्वास छोड़कर चले गए, आशुतोष भी चले गए, भले ही वो अपने अपने कारणों से गए। तो पार्टी के भीतर शायद ये एक नेतृत्व की स्थापना का मामला भी था। अब ये पार्टी करीब करीब उसी तरह हाईकमान वाली, करीब करीब उसी प्रकार व्यक्ति केंद्रित पार्टी है जैसे कि देश में दूसरे राजनीतिक जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल खास तौर से हैं, उनकी ही तर्ज पर है और करीब करीब उसी तरीके से काम भी करती है। जिस समय पर भी इसके भीतर विवाद खड़े हुए, कुछ केजरीवाल के समर्थक सामने आते हैं और वो प्रस्ताव वगैरह पास कर ले जाते हैं, और इसके साथ बहुत तरह के लोग जुड़े जो परिवर्तन की इच्छा लेकर के आए थे। उसमें इंजीनियर्स थे, उसमें बैंकों को छोड़ करके आए लोग थे, देश के विदेश के, और करीब करीब पूरे देश के अलग अलग इलाकों से जो मध्य वर्ग, पढ़ा लिखा युवा और महिलाएं भी इसके साथ जुड़ी थी। पर अब मुझे लगता है सबके मन में जो वो सपना था इस चीज को लेकर के, वो तो अब नहीं। ठीक है। और एक चीज़ कि गोवा में हमने आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ते देखा है, पंजाब में लड़ते हुए देखा है, और अभी हिमाचल में जो निकाय चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी वहाँ करीब 3615 सीटें थीं, उनमें से 300 पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 145 पर उन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। हालांकि वो छोटा चुनाव होता है, लेकिन क्या एक अंदाज़ा लगता है कि उन प्रदेशों में भी कुछ ऐसे बुनियाद हैं, कुछ ऐसे आधार हैं जो आम आदमी पार्टी को एज दे सकते हैं, जहां आम आदमी पार्टी की ज़मीन तैयार हो सकती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश? देखिए, ये तो हो सकता है, ये हो सकता है। एक बात मैं आपको और कहूं कि जो आम आदमी पार्टी है वो आमतौर पर दिल्ली में भी वो जो स्थानीय, जो बहुत ही नगर पालिका लेवल की जो बातें होती हैं उसमें उसकी दृष्टि ज्यादा जाती है और उसमें वो सफल भी होती है। हालांकि दिल्ली के महानगर निगम वगैरह के चुनाव में उसको वैसी सफलता नहीं मिली जैसी सफलता उनको उसमें विधानसभा में मिली है, लेकिन ये पार्टी अल्टीमेटली सिविक अफेयर्स की ही पार्टी है। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की जो सफलता का आप जो बात कह रहे हैं, हालांकि ये सफलता विधानसभा की सफलता में परिणत हो सकती है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बुनियादी तौर पर तो कम से कम एक आधार मिल जाता है, जो क्योंकि धीरे धीरे नीचे के स्तर पर जब कार्यकर्ता मिलते हैं, बनते हैं, उसके बाद ही पार्टी उस पर खड़ी होती है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी। एक प्रधानमंत्री और एक उपराष्ट्रपति के बीच बातचीत कैसी होती होगी? आपने कभी सोचा है कि शब्द क्या होते होंगे और लहजा क्या होता होगा? हामिद अंसारी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति, यूपीए के समय उन्हें यह पद मिला था और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी वो 3 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, कुल मिलाकर 2007 से 2017 तक। तो अपने इस 10 साल के कार्यकाल के कुछ किस्से, कुछ ब्यौरे उन्होंने एक किताब की शक्ल में रिलीज़ किए हैं और किताब का नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। इस किताब की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। अभी हमने ये किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्से सामने आ गए हैं जिसमें कई किस्से आपको रोचक लगेंगे। हमारे साथी अमन गुप्ता ने इस पर नज़र रखी है, पढ़ा है इन किस्सों को। अमन, पहली बात तो यही कि हामिद अंसारी यूपीए के समय के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 3 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ भी काम किया। तो इस किताब में हामिद अंसारी ने नरेंद्र मोदी से अपने रिश्तों के बारे में क्या लिखा है? तो कुलदीप, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हामिद अंसारी के बीच के रिश्तों की बात करूं
तो एक दो किस्सों का जिक्र करना चाहूँगा, और ये किस्से खुद हामिद अंसारी ने अपनी किताब में लिखे हैं। तो पहला तो ये, जब 2007 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बनाए गए तो उस वक्त पहले आदमी थे नरेंद्र मोदी जो उनसे मिलने पहुँचे थे। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुँचे तो हामिद अंसारी ने उनसे गोधरा कांड को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि मेरे मन में आपको लेकर कुछ सवाल हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने गुजरात में जो कुछ हुआ वो क्यों होने दिया, तो पीएम मोदी ने उनसे कहा था कि लोग सिर्फ मेरे एक ही पक्ष को देखते हैं, उसी को लेकर बात करते हैं, ये नहीं बताते कि मैंने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या कुछ किया है, ख़ासकर उनकी मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो कदम उठाए हैं उनके बारे में चर्चा नहीं की जाती। तो इस पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उनसे ये कहा था कि अगर आपने इतना ही कुछ किया है तो आप इन बातों को प्रचारित क्यों नहीं करते। तो मोदी का ये जवाब था हामिद अंसारी को कि ऐसा करना उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हामिद अंसारी का एक समुदाय के लिए मुखर होना, और पीएम मोदी ने जो कहा उनके जवाब से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ विचारधारा से तो दोनों अलग अलग धड़े के थे। एक और किस्से का जिक्र वो अपनी किताब में करते हैं कि जब नरेंद्र मोदी के साथ वो काम कर रहे थे, 2014 से 17 के बीच का समय रहा होगा, तो उस बीच अचानक से एक दिन नरेंद्र मोदी हामिद अंसारी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं बिना किसी सूचना के, और थोड़ा सा नाराज़गी वाला अंदाज था उनका, और सीधा वो ये कहते हैं कि आपसे बड़ी जिम्मेदारियों की अपेक्षा है मुझे और आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो हामिद अंसारी ने जब पूछा कि क्या बात है, तो मोदी ने कहा कि आप दिन में यानी हंगामे में बिल क्यों नहीं पास करा रहे हैं। इसके जवाब में हामिद अंसारी ने ये कहा था कि मैं संसदीय परंपरा का आदर करता हूँ और हंगामे के बीच में कोई भी बिल पास नहीं करा सकता। और उन्होंने ये बताया कि यूपीए के समय ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि हंगामे के बीच सदन में कोई भी बिल पास नहीं होगा, और उनके इस विचार की सदन के नेता और विपक्ष के नेता सराहना भी करते हैं। एक और किस्से को लेकर जिसकी चर्चा बहुत है और जिससे एक स्पष्ट तस्वीर आपको पता चलेगी, उनके बीच रिश्ते कुछ थोड़े ऊपर नीचे ज़रूर थे। तो वक्त था आखिरी दिन का जब राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी रिटायर होने वाले थे। तो इस दरमियान उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि आखिरी दिन जब सभी सदस्य उन्हें अच्छे से विदाई दे रहे थे तो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उनके लिए, उसमें वो सत्कार नहीं था। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी ने उनके राजनयिक कार्यकाल की तारीफ तो की, लेकिन राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति के तौर पर जो उनका कार्यकाल था उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा, और यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि आज के बाद वो अपनी विचारधारा के मुताबिक बोलने और काम करने के लिए आज़ाद होंगे। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति रहने के दौरान हामिद अंसारी के बीच कुछ ना कुछ तलखी तो ज़रूर रही। अमन, हामिद अंसारी साहब कई बार अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे, चाहे वो मुसलमानों के भारत में असुरक्षित महसूस करने से जुड़ा बयान हो, या राष्ट्रपति बराक ओबामा की मौजूदगी में जब गणतंत्र दिवस की परेड हो रही थी तो राष्ट्रध्वज को सलामी न देने की उनकी तस्वीर आई थी। जिन लोगों को प्रोटोकॉल नहीं मालूम था उन्होंने उस पर बवाल किया, विवाद किया, उसको तूल दिया गया। या योग दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए। तो क्या इन सब विवादित मसलों पर उन्होंने कुछ कहा है, इसकी कुछ चर्चा है? जी बिल्कुल, हामिद अंसारी के तमाम बयानों को घसीटा जाता रहा विवादों में, और अभी नवंबर 2020 की ही बात है जब देश में महामारी का पीक था, तो उस वक्त हामिद अंसारी ने ये कहा था कि ये महामारी तो ठीक है लेकिन देश में एक आक्रामक राष्ट्रवाद की महामारी भी है। इसको लेकर भी तमाम विवाद हुआ था, और जिन विवादों का आपने जिक्र किया उनको भी लेकर तमाम बातें उन्होंने कही हैं। जैसे जो तिरंगे का अपमान को लेकर जो विवाद था उसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि ओबामा भारत आए हुए थे और राजपथ पर जो सैल्यूट देने की परंपरा है वो निभाई जानी थी, और ये परंपरा सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति निभाते हैं, और प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति थे तो उनको निभानी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सलामी लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन ये प्रोटोकॉल में तो था नहीं। तो उन्होंने लिखा कि शायद पहली बार होगा या फिर उन्हें किसी ने इस बारे में जानकारी नहीं दी होगी, तो वे और रक्षा मंत्री सैल्यूट लेने लगे। लेकिन हामिद अंसारी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये प्रोटोकॉल था ही नहीं। बस इसी को लेकर तिरंगे के अपमान का आरोप उन पर लगा दिया गया, और योग दिवस पर जो गैर हाजिर रहने के लिए उन पर सवाल उठे थे उनका भी जवाब दिया है उन्होंने। हामिद अंसारी ने बताया है अपनी किताब में कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, उन्हें न्योता ही नहीं दिया गया था,
और जब बाद में अंदर खाने में इस बात का पता चला तो एक किसी संबंधित वरिष्ठ व्यक्ति ने उनसे जाकर माफ़ी भी मांगी थी। जी, और अमन, एक वाइस प्रेसिडेंट सिस्टम का एक ज़रूरी हिस्सा है, एक उच्च पद है, और पद पर रहने के दौरान वो व्यक्ति पद की गरिमा से बंधा होता है और हर बार शायद अपने विचार जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन सिस्टम को, देश के हालात को एक इंसान के तौर पर या एक विचारक के तौर पर वो देखता है, एक राय वो रखता है। तो देश के बारे में, देश के हालात के बारे में, सिस्टम की खामियों के बारे में हामिद अंसारी ने इस किताब में क्या लिखा है? जी, मौजूदा वक्त को लेकर भी उन्होंने तमाम चिंताएं अपनी जाहिर की हैं। न्यायपालिका पर उन्होंने सवाल उठाया है और लिखा है कि ऊपरी अदालतें अब सत्ता पक्ष की दलीलों को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, और ये भी कहा है कि भारत अब ऐसा देश बन रहा है जिसकी सुरक्षा और खुशहाली केवल और केवल एक सुप्रीम लीडर पर निर्भर हो गई है। संवैधानिक मूल्यों पर जो लगातार किसी न किसी माध्यम से चोट लग रही है उसने लोगों को भटका दिया है, और ये भी कहा है जो धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द हैं वो अब सरकार की डिक्शनरी से गायब हो चुके हैं। ये थे हमारे आज तक रेडियो के साथी अमन गुप्ता। कोरोना लॉकडाउन के बाद क्रिकेट की वापसी को हमने देखा, और अब ये खेल इंटरनेशनल ही नहीं, डोमेस्टिक लेवल पर भी, घरेलू लेवल पर भी ठीक ठाक वापसी कर गया है। इंडिया में भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट क्रिकेट का खेला जा रहा है, खेला क्या जा रहा है, लगभग ख़त्म होने को है। हम बात कर रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के 2021 सीज़न की, और अब इस ट्रॉफ़ी के सिर्फ 3 ही मुकाबले बाकी रह गए हैं, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। लीग स्टेज पार करके पंजाब, तमिलनाडु, बड़ौदा और राजस्थान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कैसा रहा इन टीमों का सफ़र, और आईपीएल ऑक्शन से पहले किन खिलाड़ियों ने छोड़ी है अपनी छाप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बातचीत में सुनिए, जहां हमारे साथी कुमार केशव बैठे हैं खेल पत्रकार मोहम्मद इकबाल के साथ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सेमीफाइनल है, अब खेला जाना है। इसके लिए 4 टीमों का जो नाम है वो सामने आ गया है। ये 4 टीमें हैं तमिलनाडु, बड़ौदा, राजस्थान और पंजाब। तो इन चारों टीमों का सफर कैसा रहा टूर्नामेंट में? देखिए, बहुत जबरदस्त सफर रहा इन टीमों का। पंजाब की टीम ग्रुप ए में थी, एलिट ग्रुप में, और वहां पर उन्होंने 5 में से 5 मैच जीते थे। ग्रुप बी में थी तमिलनाडु की टीम, वहां भी उन्होंने 5 में से 5 मैचेस जीते। बड़ौदा की टीम ग्रुप सी में थी, उन्होंने वहां पर 5 में से 5 मैचेस जीते। राजस्थान की टीम ग्रुप डी में थी और वहां पर उन्होंने 5 में से 4 मैच जीते थे। एकमात्र मैच में उनको हार मिली थी, और काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका क्वार्टर फाइनल मैचेस में भी। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की टीम ने बिहार को हराया था, जो कि प्लेट ग्रुप से ये टीम आती है। बिहार की टीम प्लेट ग्रुप में थी और 16 रन से राजस्थान ने उनको हराया। बड़ौदा की टीम जीती थी बड़ी आसानी के साथ हरियाणा के खिलाफ 8 विकेट से, और कमाल का प्रदर्शन रहा था विष्णु सोलंकी का, जिन्होंने कि एक तरफा अंदाज में सिंगल हैंडेडली कह सकते हैं कि मुकाबला जिता दिया। 46 गेंदों पर 71 रन की पारी उन्होंने खेली थी। तमिलनाडु ने भी हिमाचल को हराया 5 विकेट से, और जबरदस्त बल्लेबाजी की थी उनकी तरफ से। शाहरुख खान ने 19 गेंदों पर 40 रन बनाए थे, और बाबा अपराजित वो भी नाबाद रहे थे 45 गेंदों पर 52 रन बना करके। जबकि पंजाब और गत विजेता कर्नाटक की टीम का मुकाबला सबसे नीरस रहा था, जहां पर कर्नाटक की टीम महज 87 रन पर ऑल आउट हो गई थी। पहला क्वार्टर फाइनल मैच था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, और पंजाब ने वो जो लक्ष्य था 88 रनों का, वो महज 1 विकेट गंवा करके हासिल कर लिया था 12.4 ओवरों में। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली और मुंबई जैसी टीमें जो ताकतवर मानी जाती हैं डोमेस्टिक सर्कल में, वो क्वार्टर फाइनल के लिए तक भी नहीं पहुंच पाई, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्या होता है ना कि 2020 जो मुकाबला होता है वो बड़े नामों के साथ नहीं खेला जाता। बड़ी टीमें होने से या बड़े नाम होने से आप मैचेस नहीं जीत सकते। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल राजस्थान या हिमाचल की टीमें हैं। यहाँ पर बहुत बड़े स्टार्स नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके भी ये नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई कर गए। कंसिस्टेंटली कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं आप। अगर छोटा छोटा प्रदर्शन भी आता है एकजुट होकर के एज ए टीम, तो आप मुकाबला जीत सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कुछ बड़े नाम और वो नहीं चलते हैं, तो फिर वो बड़े नाम किसी काम के नहीं रह जाते। तो यही लगता है मुझे कि शायद इस साल हमने जो है, पिछले वर्ष भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर राजस्थान की टीम, हरियाणा की टीम, तमिलनाडु और कर्नाटक की टीमें क्वालिफाई करने में कामयाब रही थी। तो पिछले साल तमिलनाडु और कर्नाटक की टीम जरूर मजबूत थी, लेकिन राजस्थान और हरियाणा की टीम इतनी मजबूत नहीं थी इस एंगल से कि उनके पास बड़े स्टार्स नहीं थे। लेकिन बावजूद इसके भी उन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन किया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और इस साल भी वैसा
पुनरावृत्ति वो करने में कामयाब रहे। और खासतौर पर अगर बात करें हिमाचल की, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। टीम बहुत अच्छा खेले वो, और छोटे प्लेयर्स, गुमनाम प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया उनके लिए, और नतीजा हमारे सामने है कि ये नॉकआउट तक पहुंचे, भले ही हिमाचल की टीम हार गई हो क्वार्टर फाइनल में। आपने कहा कई छोटे प्लेयर्स और गुमनाम प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो कौन से वो प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी चमक बिखेरी पूरे टूर्नामेंट में, चाहे वो बल्ले से हो या गेंद से? देखिए, अगर आप बात करेंगे जो ऐसे प्लेयर्स की जो कि बड़ा नाम उनका नहीं है लेकिन वो अच्छा खेल गए पूरे टूर्नामेंट में, अगर आप लीडिंग रन स्कोरर्स की बात करेंगे तो एन जगदीशन, जो कि तमिलनाडु के बहुत ही डैशिंग विकेट कीपर बल्लेबाज माने जाते हैं। हालांकि दिनेश कार्तिक की मौजूदगी में उनको विकेट कीपिंग का मौका नहीं मिलता, लेकिन बावजूद इसके भी देखेंगे आप 6 मैचेस में उन्होंने 322 रन स्कोर किए। सिमरन सिंह, जो कि पंजाब के हैं, ओपनर हैं, वो भी विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उन्होंने भी 312 रन बनाए हैं 6 मैचेस में। अभी बरोट, जो कि सौराष्ट्र के हैं, 283 रन है। केदार देवधर 269 रन। विराट सिंह झारखंड के, उन्होंने 250 रन बनाए। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स, शिवम चौहान हैं, गहलोत राहुल सिंह हैं, वेंकटेश अय्यर है, ये तमाम प्लेयर्स जिनका कि नाम हमने नहीं सुना है ज्यादा, उन लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं गेंदबाजी की अगर हम बात करेंगे तो गेंदबाजी में भी आपको जो टॉप विकेट टेकर्स हैं उनमें कोई बड़ा नाम, कोई फेमिलियर नाम नहीं दिखाई देगा। आशुतोष अमन, कोई नहीं जानता इनको, ये बिहार के कप्तान हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं। स्पिन गेंदबाज हैं ये, 6 मैचेस में 16 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। इसके अलावा जरूर आवेश खान, जो कि आईपीएल खेलते हैं, मध्य प्रदेश से प्रथम श्रेणी क्रिकेट, उन्होंने 14 विकेटें ली। सिद्धार्थ कौल पंजाब के लिए खेलते हैं, वो आईपीएल भी खेलते हैं, उन्होंने 13 विकेटें। ईशान पोरेल, जो कि बंगाल के लिए खेलते हैं, उन्होंने 13 विकेटें ली। लेकिन चेतन सकारिया, इनका नाम देखिए, ये वो खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि आईपीएल में शायद इस बार कंटेंशन में रहेंगे। चेतन सकारिया, जो कि एक फास्ट बॉलर हैं। लुकमान मारीवाला, ये भी एक दावेदार हो सकते हैं इस बार आईपीएल में। दर्शन नालकंडे, ये एक खिलाड़ी हो सकते हैं जो कि इस बार जो है आईपीएल की बिड में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ठीक बात है। 18 फरवरी को आईपीएल का ऑक्शन है और 29 जनवरी यानी कल दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, काफी जानकारियां हमारे लिए इकट्ठा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक रेडियो पर दिन भर में इतना ही। इसे प्रोड्यूस किया अमन गुप्ता ने और साउंड मिक्सिंग कपिल देव सिंह की थी। और हमारे लिसनर्स ने जो ईमेल भेजे हैं उसमें से एक जो आज हम ले रहे हैं उसे लिखा है विजय प्रधान ने। विजय ने अंग्रेज़ी में लिखा है कि आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ आज तक रेडियो सिंस 3-4 months. The news is elaborative, but I think the 5-minute news podcast is very short and does not cover all the events. It should be increased to at least 10 minutes. आगे वो ये भी कह रहे हैं कि दिन भर जो 5 दिन में आता है हफ्ते में, उसको भी बढ़ा करके 7 दिन लेकर के आया जाए। विजय जी, पहले तो थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आप कमिटेड लिसनर हैं, ईमेल लिख रहे हैं हमें, और बड़ा अच्छा लगता है किसी भी लिसनर का ईमेल आता है। तो देखिए, 5 मिनट का जो बुलेटिन है, आप अच्छे लिसनर हैं, पेशेंट लिसनर हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि उसे बढ़ा करके 10 मिनट कर दिया जाए। पर बहुत सारे लोगों के पास समय कम होता है, और वही ध्यान में रख कर ये 5 मिनट का बुलेटिन हमने डिज़ाइन किया था, और इसीलिए हम इसे 2 बार दिन में लेकर के आते हैं, दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे। और जिन्हें इलेबोरेटेड एनालिसिस चाहिए, विस्तार चाहिए, जो खबर को सिर्फ सुनना नहीं समझना भी चाहते हैं, उसके पहलुओं को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का दिन है और दिन भर है, जो आप सुनते ही हैं। तो इस तरीके से ये पॉडकास्ट डिज़ाइन किए हैं। पर आपकी सलाह हमने नोट कर ली है, इस पर विचार करेंगे। आप हमें लिखते रहिए, और विजय प्रधान की तरह आपका भी कोई सुझाव है हमारे लिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या कोई शिकायत है या कोई क्रिटिसिज्म है या तारीफ़ है, जो भी आप कहना चाहें वो लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। दिन भर में आज इतना ही। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।